अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास फोर्सेस दो तरह की होती हैं। एक फोर्स होती है, वन टाइप ऑफ फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी जो टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं वो आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनके इंटरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स का फिजिकली इन कांटेक्ट होना जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स है वो आपके पास कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ऐसे इन कांटेक्ट आके एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो आपके पास कांटेक्ट फोर्स होगी। जैसे आपके पास पुश और पुल है कि आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं या किसी चीज को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो आप उस चीज के साथ इन कांटेक्ट आपका होना जरूरी है। या किसी मीडियम के साथ, जैसे आप किसी स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ आप उस ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है फॉर कांटेक्ट फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनके इंटरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स का इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जमीन और ये मार्कर आपस में अभी इन कांटेक्ट नहीं है। अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूंगा उसके बाद जमीन और मार्कर आपस में इन कांटेक्ट नहीं होंगे, फिर भी जमीन इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। अब जमीन का मार्कर के साथ इन कांटेक्ट होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे फोर्स लग रही होगी। इस तरह से अगर आप दो चार्जेस की एग्जांपल ले लें, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसके लिए उन दो चार्जेस का आपस में इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उनका आपस में करीब होना जरूरी है। जब ये दो चार्जेस आपस में करीब होंगे तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर रिपल्सिव फोर्स होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो जितनी भी आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उनके साथ हमेशा एक फील्ड एसोसिएटेड होती है। जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक फील्ड एसोसिएटेड है जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स के साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होती है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अब हमने इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डेवलप्ड बाय माइकल फैराडे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे चलें डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं कि लेट्स सपोज ये एक सोर्स चार्ज है और इसके गिर्द ये एक रीजन ऑफ स्पेस है। अब अगर आप एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रखते हैं, इस रीजन ऑफ स्पेस से बाहर रखते हैं, तो इस चार्ज पे ये चार्ज कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगा रहा। और जैसे ही आप इस चार्ज को यहां पे लेके आते हैं या इस पूरे रीजन के अंदर कहीं पे भी लेके आते हैं तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है या फिर रिपल्शन। क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो इस रीजन के अंदर अगर आप कोई सा भी चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखें, नेगेटिव चार्ज रखें, ये जो सोर्स चार्ज है इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो इस रीजन ऑफ स्पेस को आप क्या कहते हैं? इस रीजन ऑफ स्पेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन चार्ज के गिर्द जिसके अंदर आप कोई टेस्ट चार्ज को रखें और वो टेस्ट चार्ज क्या करे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, तो इस रीजन अराउंड द चार्ज को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो देखें इस रीजन के अंदर आप कोई से भी चार्ज रखते हैं, जैसे हमने सपोज किया है कि आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें तो इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगी। लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है इसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं। तो मैंने यहां पे नेक्स्ट हेडिंग दी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने 4 प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी है। सबसे पहले यहां पे लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के लिए एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे चार्ज होगा उसके साथ हमेशा फील्ड भी एसोसिएटेड होगी। और ये जो फील्ड है इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक फंडामेंटल चीजें होती है जिसकी कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर सकते। बस ये फील्ड इसके साथ किसी भी चार्ज के साथ एसोसिएटेड होती है, इसकी वजह आपको नहीं पता। ठीक है, हमेशा एक चार्ज के साथ फील्ड एसोसिएटेड होती है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी बात यहां पे मैंने लिखी है कि लाइक फील्ड्स हमेशा इंटरैक्ट करती हैं। लाइक फील्ड इंटरैक्शन से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन करेगी। इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरैक्शन करेगी। अगर आप ये इंटरैक्शन की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरैक्शन करे, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक के साथ, और ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरैक्शन करेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी के मीनिंग है। तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 डायमेंशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक 3 डायमेंशनल फील्ड है। लेट्स सपोज यहां पे स्पेस पे एक सिंगल चार्ज मौजूद है, तो उसकी जो फील्ड है वो 3 डायमेंशंस में होगी। लेट्स सपोज ये चार्ज है, तो एक्स एक्सिस में भी इसकी फील्ड होगी, वाई एक्सिस में भी इसकी फील्ड होगी, एंड जेड एक्सिस में भी उसकी फील्ड मौजूद होगी। 3 डायमेंशन में ये फील्ड मौजूद होगी। तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल फील्ड, कि ये क्या है? 3 डायमेंशनल या 3D फील्ड है। फिर चौथा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर एंडिंग फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कभी भी ना खत्म होने वाली फील्ड है। ना खत्म होने से हम दो मुरादें ले सकते हैं जी। ना खत्म होने से मुराद ये है कि ये फील्ड स्पेस में कभी भी खत्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। स्पेस के रिस्पेक्ट से भी ये खत्म नहीं होती और टाइम के रिस्पेक्ट से भी ये फील्ड कभी भी खत्म नहीं होती। क्या मतलब इसका? लेट्स सपोज यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की जो फील्ड है वो कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। उसकी फील्ड कहां तक मौजूद होगी? इंफिनिटी तक मौजूद होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं सर आपने यहां पे तो कहा था कि इस रीजन के बाहर इस फील्ड की वैल्यू 0 है। तो याद रखिएगा फील्ड की वैल्यू इस रीजन में कहीं पे भी 0 नहीं होती। यहां पे इसकी मैग्नीट्यूड फील्ड की इतनी वीक होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ये बिल्कुल निगलेजिबल फील्ड है। लेकिन ये फील्ड की अगर ये बात करें कि ये फील्ड कहां तक जाएगी, स्पेस में कहां तक जा सकती है, तो इसका आंसर है इंफिनिटी तक जा सकती है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस वजह से ये जो फील्ड है कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जा रही होती है। लेकिन एक खास रीजन के बाद या एक खास डिस्टेंस के बाद हम कह देते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है नेग्लेजिबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मौजूद होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस से ये मुराद है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम से ये मुराद है कि जब तक चार्ज मौजूद होगा उस वक्त तक उसकी फील्ड भी मौजूद होगी। जब तक चार्ज मौजूद होगा उस वक्त तक फील्ड मौजूद होगी। जैसे ही चार्ज खत्म हो जाएगा उसकी फील्ड भी खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी जी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 लाइक फील्ड्स हमेशा इंटरैक्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 डायमेंशनल फील्ड है। और चौथी बात ये नेवर एंडिंग फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने अब डिटेल से पढ़ना है। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको आप कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर ऐसे एरो हेड होना चाहिए। अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पहली डेफिनेशन ये लिखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कहलाएगी। ये इसकी पहली डेफिनेशन है।
फिर उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे कर सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट सम पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो फोर्स एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है किसी भी फील्ड के अंदर, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यही जो फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगी उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। दोबारा से देख लें, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट सम पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे जो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब इसी पॉइंट को आप थोड़े से आसान अल्फाज में यहां पे आगे लिख सकते हैं जी। ये वैसे ये डेफिनेशन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है ये, और ये डेफिनेशन तकरीबन सेम है, आप जो भी इसमें से लिखना चाहें लिख सकते हैं। द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं जी। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है जी। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहां पे कंसिडर किया है कि कंसिडर अ सोर्स चार्ज Q, कि लेट्स सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज Q है विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, लेट्स सपोज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, ठीक है। और आपने क्या किया है, अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट अ डिस्टेंस R विल एक्सपीरियंस, कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, कहां से, सोर्स चार्ज के सेंटर से, will experience an electrostatic force F। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कौन सी एक्ट करेगी, F फोर्स एक्ट करेगी। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही जो फोर्स लग रही है इन दो इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में, जिसको हमने F से डिनोट किया है, यही फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोर्ड की ये साइड रेज करनी पड़ेगी, तो बोर्ड मैंने रेज कर दिया। तो यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैं मैथमेटिकली यहां पे लिख सकता हूं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। और अगर आप इसको इक्वेशन 1 कह दें और Q नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी Q नॉट E के। सम टाइम आपको जो कूलम्स लॉ है इस तरह से भी नजर आएगा, कूलम्स लॉ आपको सम टाइम आपको ऐसे भी नजर आएगा जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी Q नॉट E के। एज वी नो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इक्वल होती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के इक्वल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब यहां पे देखें जो पहला चार्ज है वो सोर्स चार्ज Q नॉट है, Q है, इसको मैंने Q1 से रिप्रेजेंट किया और Q नॉट को मैं लेट्स सपोज कह देता हूं ये Q2 के इक्वल है। तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन दीज टू चार्जेस ये इक्वल होगी F इज इक्वल टू K। Q1 की जगह आप कैपिटल Q लिख लें, Q2 की जगह Q नॉट लिख लें डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उनके दरमियान का डिस्टेंस आ गया। और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है K, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं आप यहां पे, Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसको आपने Q नॉट से भी डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Q नॉट। तो Q नॉट के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह दे। और याद रखिएगा दिस इक्वेशन 2 इज जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला
फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड पॉइंट चार्ज एंड के पे डिपेंड कर रही है, और के मीडियम पे डिपेंड कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन चीजों पे डिपेंड कर सकती है। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, नंबर 2 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 3 मीडियम डिपेंडेंट है कि कौन से मीडियम के अंदर आपने वो चार्ज रखा हुआ है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम देख लेते हैं या फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो याद रखिएगा फॉर फ्री स्पेस जो K होता है ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन 2 में यूज करो। यूजिंग इन इक्वेशन 2 तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी K की जगह आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, या उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा इन फ्री स्पेस। और यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये असल में अलाउनेस ऑफ द मीडियम होता है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की सबसे कम वैल्यू है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी ये सबसे ज्यादा होती है फॉर फ्री स्पेस। अब इसके बाद हम मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो याद रखिएगा फॉर मीडियम K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। तो इसको आप इक्वेशन 2 में यूज करो। यूजिंग इन 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा इसके सबस्क्रिप्ट में आप वैक्यूम लिखें ताकि पता चले कि ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। यहां पे आप इसके सबस्क्रिप्ट में मीडियम MED लिखेंगे। ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन यहां पे मसला ये है कि हम एप्सिलॉन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। किसी भी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम इस मीडियम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए हम एक और परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम एक जुगाड़ लगाएंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये करेंगे, जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है उसको कंपैरिजन की मदद से मेजर करेंगे कि फ्री स्पेस के मुकाबले में दैट मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने टाइम ज्यादा है, कितने टाइम कम है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हमने जो कूलम्स लॉ का टॉपिक था वहां पे कवर भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप उसको लाजमी देख लेना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई फॉर मीडियम।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एंड आप एप्सिलॉन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती थी, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो तो एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इस इक्वेशन 3 में यूज कर लो। यूजिंग इन इक्वेशन 3 तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम ये इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें इसकी जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं फॉर मीडियम। और इसमें एप्सिलॉन आर क्या है, इसको कहते हैं जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में इस टर्म को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम ये इक्वल होती है 1/एप्सिलॉन आर को छोड़ें बाकी ये सारा कुछ बच रहा है। और इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मीडियम ये रिलेटेड है 1/एप्सिलॉन आर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। तो हम यहां से एक कंक्लूजन ले सकते हैं, ये वैसे एप्सिलॉन आर जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो इससे हम ये नतीजा ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वैक्यूम इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। किसी भी चीज को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करें उसके बाद जो कोई वो जो चीज होती है वो हमेशा स्मॉलर या कम हो जाती है, वो कम होकर मीडियम की रह जाएगी। तो हम यहां से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो स्मॉलर होती है किस चीज से, मीडियम के मुकाबले में। ठीक है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है मीडियम के मुकाबले में। अब अगर आप इस इक्वेशन 4 को रीराइट करें, इसको अगर आप फॉर एप्सिलॉन आर लिखें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। तो हम यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को अगेन डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is ratio of electric field intensity in vacuum to electric field intensity in medium। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मीडियम एंड वैक्यूम का यूज करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल होती है। देखें, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ये क्या बनाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाता है फॉर दैट मीडियम। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमने यूनिट्स लिखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो मैं बोर्ड की साइड को रेज कर देता हूं। अगर आपने ये नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं यहां से इसको रेज कर देता हूं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके ऊपर एरो हेड डाल देंगे और यहां पे देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, तो यहां पे साथ में आपको यूनिट वेक्टर आर लिखना पड़ेगा, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इक्वल है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर आएगा। ये आपको क्या दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, एंड ये आपको डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एंड याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम डायरेक्शन
is electrostatic force or Coulomb force? Is electrostatic force. जो डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। जैसा कि हम जानते हैं इज वी नो फोर्स इक्वल होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज के इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज के। अब आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट्स तो न्यूटन होते हैं और चार्ज की यूनिट्स कूलम होते हैं, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स होंगे। और याद रखिएगा ये न्यूटन पर कूलम इक्वल होते हैं वोल्ट पर मीटर के। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। और इस यूनिट से ये यूनिट्स कैसे बनते हैं ये आपकी बुक की एक असाइनमेंट भी है। ये एक शॉर्ट सी असाइनमेंट भी है आपकी बुक में या फिर एग्जाम्पल है, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।